बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल नंबर 4.12 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम इसका ए पार्ट देख लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे, फिर बी पार्ट और फिर सी पार्ट। तो चलिए पहले ए पार्ट देखते हैं। बच्चों, ए पार्ट में हमें ये बताया गया है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो क्या कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेट की जा सकती है कि लूप अपने आप टर्न कर जाए अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, ए पार्ट के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेट की जा सकती है कि ये वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये वाला जो एक्सिस है, ऐसे इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से रोटेट कर पाए। ये होगा ना वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो क्या ये इस तरह से टर्न कर सकता है लूप? हम कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड सेट कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि क्या कोई इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है। तो बच्चों, हमारे पास टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये तो टॉर्क है ही। अब हमें टॉर्क इस लूप के लिए चाहिए इस डायरेक्शन में, वर्टिकल एक्सिस पर इसको रोटेट कराना है ना। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। करंट इसमें फ्लो हो ही रहा है। ए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर कॉइल इस तरह से रखी हुई है तो हमें एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन पता है कि इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हो गई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टॉर्क, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में, कि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और इस टॉर्क की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। तो ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए। तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते हैं, इनको तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मीन्स अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो जब ये रोटेट ही नहीं कर पाएगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी तरीके से रख लें, इसमें इस तरह के रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्क और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, जबकि टॉर्क को ए क्रॉस बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही यहाँ पर हमने इस डायग्राम से चेक कर लिया है कि इस तरह से हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इसको इस तरह से रोटेट कराने के लिए टॉर्क भी हमें इसी डायरेक्शन में चाहिए। और दोनों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से सेट कर पाएँ कि जो करंट कैरिंग लूप है वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर पाए। तो बच्चों, आपको ये ए पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ये गिवन है, A current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field। ठीक है, सर्कुलर लूप रखा हुआ है एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर लूप घूमने के लिए फ्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। और हमें ये भी बताना है कि इस कंडीशन में, मतलब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फ्लक्स होगा ड्यू टू द टोटल फील्ड वो मैक्सिमम होगा। और ये टोटल फील्ड कौन सी? एक तो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें कि लूप रखा हुआ है, दूसरी फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप। लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी भी तो खुद की कोई फील्ड होगी ना। तो इन दोनों का सम यहाँ पर लिया गया है कि टोटल फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, हमें पता है कि टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पर m है मैग्नेटिक मोमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, और थीटा है एंगल बिटवीन m एंड b। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? उसमें कोई टॉर्क नहीं होता, ज़ीरो टॉर्क होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में।
और अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है मीन्स एम बी साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई, और एम बी साइन थीटा की वैल्यू 0 आने का मीनिंग है कि थीटा 0 है, एम और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 आ रहा है, तो इस तरह से साइन 0 0 हो जाता है, तो टॉर्क भी 0 आ जाता है। तो मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या है कि टॉर्क 0 का मीनिंग है कि थीटा 0। ये आ गया हमारा ओरिएंटेशन कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि जो एंगल बनेगा बिटवीन एम एंड बी वो 0 होगा, मीन्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई बच्चों ओरिएंटेशन की। अब हमें इसमें ये बताना है कि इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा ड्यू टू द टोटल फील्ड। अब ये टोटल फील्ड जो है वो कौन कौन सी है, एक एक्सटर्नल फील्ड जिसमें लूप रखा हुआ है, और दूसरी लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो। तो टोटल फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, ये हमें इसमें शो करना है। बच्चों यहाँ पर अभी हमने देखा कि थीटा की वैल्यू है 0 मीन्स एम एंड बी सेम डायरेक्शन में है, और जो m है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ए, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। तो इस तरह से जो एंगल हम देख रहे हैं थीटा, अब वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो गया। तो चलिए देखते हैं हम फिर से इसको लूप की हेल्प से। बच्चों इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है कि ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, और अगर थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन हो गई, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है। अब जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली है तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, मीन्स लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में आ गई। तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड वो भी इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो भी इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, और इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, मतलब जो फ्लक्स है इस कंडीशन में वो मैक्सिमम रहेगा। बच्चों इसको हम अब डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप के लिए अगर हमको थीटा 0 दिया हुआ है तो इसका मीनिंग कि एरिया वेक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इस लूप की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो लूप की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास होंगी, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। बच्चों अब देखते हैं इसका सी पार्ट। इसमें हमें ये बताना है कि एक लूप जो इर्रेगुलर शेप का है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तो वायर अगर फ्लेक्सिबल है तो वो अपने आप ही एक सर्कुलर शेप ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है ये बच्चों सी पार्ट में हमें ये बताना है कि अगर एक करंट कैरिंग इर्रेगुलर शेप का लूप है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और फ्लेक्सिबल है तो वो ऐसे सर्कुलर शेप ले लेता है। इर्रेगुलर शेप कन्वर्ट हो जाती है सर्कुलर शेप में। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। कोई भी लूप अगर कोई एक ओरिएंटेशन लेने के लिए फ्री है तो वो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन में आना चाहेगा, और लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m डॉट बी, मतलब इस ओरिएंटेशन में वो रहना चाहेगा। और अब ये वैल्यू मिनिमम होने के लिए क्या है, b तो है हमारे पास कांस्टेंट, तो जो m का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होना चाहिए। m मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये अपना मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा रखने की टेंडेंसी रखेगा। और अगर लूप फ्लेक्सिबल है
तो वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा, क्योंकि सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी शेप की अगर हम सेम लेंथ की बात करें तो सर्कुलर शेप के लिए जो एरिया है वो मैक्सिमम होता है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि m इज इक्वल टू आई ए, ये होता है ना फॉर्मूला। तो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास m का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, और m का मैग्नीट्यूड जो है वो सर्कुलर शेप के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए जो लूप है वो अपने आप को सर्कुलर शेप में अरेंज कर लेता है। ये तो रीज़न हो गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर। बच्चों हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो हो रहा है और एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और हमको करंट की डायरेक्शन भी पता हो, तो हम इस लूप को छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ मान सकते हैं। और किसी एक करंट एलिमेंट के लिए हमको करंट की डायरेक्शन पता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो उस कंडीशन में फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लगता है या इस डायरेक्शन में, और दोनों ही केसेस में ये सर्कुलर शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। फोर्स अगर इस तरह से लग रही है कि ये श्रिंक हुआ, तो उसके बाद भी ये फिर से एक्सपेंड होके सर्कुलर शेप ले लेता है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ये इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच करके तब भी सर्कुलर शेप ले लेता है। तो ये हमारे पास एक फोर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया कि इस कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्कुलर शेप में रख लेगा। और दूसरा यहाँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली टेंडेंसी होती है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।